सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो कितना रिलायबल है, whether it is based on evidence, whether it is cervical cancer is the most common if cancer ना सिर्फ हमारी कंट्री में बट वर्ल्ड वाइड ये बहुत कॉमन है. मिलियंस ऑफ women they get affected by it every year. Everybody is practicing unsafe sex या there is no barrier contraception being used. There are chances कि you may harbor another infection which can potentially increase your chances of developing HPV related disease. It depend करता है कि आप किस स्टेज में, किस कंडीशन में अपने डॉक्टर के पास गए हैं. लेस देन 2 सेंटीमीटर का अगर आपको वहाँ पे कोई ट्यूमर है तो ऐसे केसेस में सर्जरी भी की जा सकती है और हो सकता है पेशेंट को आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े. बिल्कुल. स्मोकिंग तो स्पेशली इज़ रिलेटेड विद अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम लंग इश्यूज एंड lung cancer. Smoking also increases your risk of cervical cancer. Initially जब एक फीमेल की menstrual cycle शुरू होती है, she is I think 12 to 14 years of age. Sometimes it's slightly late, sometimes earlier. तो जो first 4-5 years of menstruation होते हैं वो काफ़ी irregular हो सकता है. Said cervical cancer 80 to 90% of the cases are associated with HPV virus, which is associated with unsafe sexual hygiene. And I think this is a very important issue which needs to be discussed because it is unhealthy from numerous point of views. Cancer तो definitely एक बहुत ही scary diagnosis है और किसी को भी ये न्यूज़ ब्रेक करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हाँ, उनका तो काफ़ी एक्सट्रीम था जो उन्होंने किया, बट आई थिंक इट रियली हेल्प्ड समवेयर और द अदर. इट डिड हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. You know, even AIMS is trying to work out a vaccination. It is called Sarvavec. I think it is already out. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज स्वाभिमान के नए पॉडकास्ट में. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका दहिया जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट और गायने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे पास टाइम निकालने के लिए और यहाँ पे आने के लिए. Thank you very much. I think it's a pleasure to be here, to be a part of such a young crowd. And yes, thank you once again. थैंक यू आपका. जी मैम बात शुरू करते हैं फीमेल हेल्थ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे. बिल्कुल. तो लाइक अभी जैसे इंस्टा के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे फीमेल ज़्यादा अवेयर होने लगी हैं. पहले इतना नहीं था. हमारे मदर्स के टाइम पे, ग्रैंड मदर्स के टाइम पे फीमेल हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था. तो क्या मैं मान सकती हूँ कि सोशल मीडिया एक मतलब अच्छा ज़रिया है फीमेल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए? सो जैसा कि आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया इज़ वेरी मच इन नाउ डेज़. हर कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, बट मुझे लगता है हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है और हर चीज़ का एडवांटेज होता है और सोशल मीडिया को भी सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज़ बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया इज़ ट्रू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो कितना रिलायबल है, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन मेडिकल फैक्ट्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिमार्केट करें कि सच क्या है और मिथ क्या है. बिल्कुल. तो अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे. सोशल मीडिया की वजह से सर्वाइकल कैंसर ये जो टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में लोग अवेयर हुए हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली सर्वाइकल कैंसर वो मैं आपसे जानना चाहूँगी अभी. सो सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर विच इज़ अफेक्टिंग द फीमेल्स ऑफ आवर कंट्री. ना सिर्फ हमारी कंट्री में बट वर्ल्ड वाइड ये बहुत कॉमन है. सर्वाइकल कैंसर होता है यूट्रस के माउथ या यूट्रस की ओपनिंग का कैंसर जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं. हाँ जी. और ये कैंसर इतना कॉमन है कि लगभग मिलियंस ऑफ women they get affected by it every year. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास आज इतने सारे कैंपेन्स, इतने ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इतनी सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करते रहना और इसकी अवेयरनेस बने रहे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हाँ जी. So it is nothing but a cancer that affects the opening of the uterus and it is most common between the age group of 35 to 48 years. क्योंकि ये हमारा सेक्सुअली एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है और इस कैंसर के फैलने का मेन कारण ही HPV वायरस है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है. ओके. तो फिर इज इट सिमिलर टू STIs, HIV या मतलब वो रीज़न है
क्या है ये? सो बेसिकली STI का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. हाँ जी. सो डेफिनेटली इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट इट इज़ मोर ऑफ अ कैंसर. Okay. This HPV virus, when it stays in our reproductive system, when it stays in our body for a long time, it can cause some precancerous changes on the mouth, that is on the cervical हाँ जी. area of the mouth of the uterus. And if it persists for a long time, अगर आपने टाइमली कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है या अपने साइंस और सिम्टम्स को इग्नोर किया है, तो वहाँ एक प्री इन्वेजिव कंडीशन बन जाती है जिसे हम प्री कैंसरस स्टेट बोलते हैं, और वो स्लोली कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है. आपने करेक्टली हाईलाइट किया कि क्या STI सेम होते हैं. तो अगर आपको इसके साथ साथ कोई दूसरा STI भी है, मतलब इफ़ समबडी इज़ प्रैक्टिसिंग अनसेफ सेक्स या देर इज़ नो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन बीइंग यूज्ड, देर आर चांसेस कि यू मे हार्बर अनदर इन्फेक्शन विच कैन पोटेंशियली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ डेवलपिंग HPV रिलेटेड डिजीज. ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करके HPV के पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, आपके कैंसर होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं. हाँ जी. सो ये सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी, आपने अभी कहा कि सिम्टम्स को अगर इसके इग्नोर किया जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है. Right. तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं और अदरवाइज सिम्टम्स होते हैं, कई बार ओवरलैप करते हैं. किसी नॉर्मल स्ट्रेस या हार्मोन रिलेटेड डिरेंजमेंट की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि इंटरमेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग बिटवीन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जो पहले कभी नहीं हुआ बट सडनली यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन बिटवीन ऑफ योर साइकिल्स, यू आर हैविंग ब्लीडिंग. सेकेंडली पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, that is bleeding after having sexual intercourse. Thirdly, having some abnormal discharge per vaginum which you were not having before. So ये सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये चीज़ मुझे पहले कभी हुई है, क्या ये सडन डेवलपमेंट है. और दूसरी चीज़ जो 50+ फीमेल्स को अफेक्ट करती है कि अगर आपका मेनोपॉज हो गया है, हाँ जी, and then suddenly one day, maybe 2 years, 3 years after your menopause, you are suddenly facing vaginal bleeding or vaginal discharge, it is very important to get this checked, because 20 to 30% of these problems may be related to some cancer, either uterine or cervical. So these are some of the important signs and symptoms which one needs to be careful of and get them reported. It might just be anything, or it might be something serious, but जी. you will only know if once you get checked. हाँ जी. How can someone get checked about this disease, about this cancer? Right. So the best thing is to go and visit your gynecologist or a gynec-oncologist. हाँ जी. They will address your concerns. They will perform a vaginal examination or speculum examination to see if there is any unhealthy area down below on your cervix, on your vagina. If something is visible, biopsies are taken to prove the problem. If nothing is visible, in that case, we do pap smears. Pap smears or HPV testing, these are screening techniques. Okay. They will catch something very, very early. So some females, if I would say the word, are fortunate that they report to the center, to the hospital early, and things have not developed yet into the invasive form. They are still in their very starting phases. So if that time you can do some screening procedure, or if you do some testing, you might catch the problem in its very early stage. Okay. So to go about it, you go to the doctor, get yourself checked, and they perform a local examination along with a pap smear or HPV testing, and if required, biopsies if there is any obvious problem present. जैसे नॉर्मल कैंसर होते हैं उसकी स्टेजेस होती हैं, सर्वाइकल कैंसर में भी स्टेजेस होती हैं. राइट. हाँ जी, बिल्कुल. एक प्री कैंसरस स्टेज होती है जिसे हम स्टेज 0 मानते हैं, और फिर स्टेज 1 से लेके 4 तक जैसे जैसे वो सर्विक्स, फिर यूट्रस और फिर उसके बाहर या फिर बॉडी में स्प्रेड करता है, वैसे वैसे स्टेजेस पड़ती हैं. इसका ट्रीटमेंट भी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपीज, ये सब है. ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में, किस कंडीशन में अपने डॉक्टर के पास गए हैं. जो बहुत अर्ली स्टेजेस होती हैं, जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स होती हैं कि जो आइज से नहीं दिख रही बट बायोप्सीज पे पता चली, या फिर जो बहुत छोटी ग्रोथ्स होती हैं, लेस देन 2 सेंटीमीटर का, अगर आपको वहाँ पे कोई ट्यूमर है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी भी की जा सकती है, और हो सकता है पेशेंट को आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े. सर्जरी से मेरा मतलब है यूट्रस रिमूवल होता है. अगर पेशेंट इज़ बियॉन्ड द एज ऑफ 40-45 ईयर्स, अगर यंग पेशेंट्स हैं, आगे कंसीव करना चाहते हैं, तो बहुत अर्ली स्टेजेस में हम सिर्फ वो पार्ट भी निकाल सकते हैं और पेशेंट को फॉलो अप पे रख सकते हैं, ताकि पेशेंट को अपना यूट्रस रहे और पेशेंट आगे चल के कंसीव कर सके.
तो क्या ट्रीटमेंट होना है डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज ऑफ डिजीज़ कौन सी है, पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, पेशेंट की उम्मीदें क्या हैं, क्या पेशेंट आगे कंसीव करना चाहता है या पेशेंट मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज है और अभी ऐसा कोई उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स. मैं आपसे पूछने वाली थी कि जो सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स होते हैं क्या वो कंसीव कर पाते हैं, लेकिन आपने पहले आंसर कर दिया, अच्छी बात है. हाँ जी. और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, खास करके फीमेल्स को, कि मैम का नंबर हम नीचे फ्लैश करेंगे, किसी को भी कंसल्ट करना हो तो दे कैन डू. और एज अ जेंजी, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल गर्ल्स में बहुत कॉमन हो गया स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, राइट. तो क्या इन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है वेजाइनल हेल्थ पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर? बिल्कुल. स्मोकिंग तो स्पेशली इज रिलेटेड विद अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम लंग इश्यूज एंड लंग कैंसर. स्मोकिंग ऑल्सो इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर. अच्छा. क्योंकि ये जो म्यूटाजेंस होते हैं दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ HPV एज वेल. स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेज इम्यूनोसप्रेशन. इम्यूनोसप्रेशन से मेरा मतलब है कि दैट योर इम्यूनिटी टेक्स अ बैक सीट. आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. नॉट लाइक इफ़ यू आर स्मोकिंग वंस इन अ मंथ और मे बी वंस इन 2 months, बट इफ़ यू आर अ क्रॉनिक स्मोकर then it can also potentially increase the growth of HPV related problems. So yes, smoking is directly related to an increased risk of cervical cancer, poor vaginal health, even vaginal cancer per se, क्योंकि HPV वायरस सिर्फ सर्वाइकल कैंसर कॉज नहीं करता, वो आसपास के एरियाज को भी इफेक्ट करता है, जिसे हम फील्ड इफेक्ट बोलते हैं. हाँ जी. जैसे कि सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा, योर पेरिनियम, एवरीथिंग इज वेरी क्लोज टुगेदर. सो इफ यू हार्बर दिस वायरस एंड इफ यू हैव सम इनसाइटिंग इवेंट्स लाइक स्मोकिंग or like I said unsafe practices, then in that case you increase your risk of all these cancers. Okay. और एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, right. उनको अभी से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, ओवेरियन सिस्ट होना, UTI होना, right. ये सारी प्रॉब्लम्स वो अभी से फेस कर रही हैं. okay. तो क्या आगे जाके सर्वाइकल कैंसर का मतलब ये रिस्क बढ़ता है? और अगर जैसे अभी वो अर्ली स्टेजेस में आपने इरेगुलर पीरियड साइकिल के, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकती हैं वो? okay. सो इनिशियली जब एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, शी इज़ आई थिंक 12 to 14 years ऑफ एज, समटाइम्स इट्स स्लाइटली लेट, समटाइम्स अर्लियर. तो जो फर्स्ट 4-5 years ऑफ मेंस्ट्रुएशन होते हैं वो काफ़ी इरेगुलर हो सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती. आपकी बॉडी मैच्योर कर रही होती है, आपका हार्मोनल एक्सेस बॉडी में मैच्योर कर रहा होता है, तो इट स्लोली बिकम्स रेगुलराइज्ड. सो द इनिशियल 5-6 years यू नीड नॉट बी वरिड इवन इफ दे आर इरेगुलर. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यंग पीपल, टीनेजर्स या फिर लेस देन 25 years ऑफ एज, इरेगुलर साइकिल्स का होना, ओवेरियन सिस्ट होना या फिर UTI, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्मोनल होता है. जिसमें से एक कॉमन कंडीशन है PCOS, विच इज स्लोली बिकमिंग अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. Irregular sleeping habits, eating habits, lot of fast food, lot of stress in life, it adds to all these hormonal imbalances. And 99% of the time they are not related to cervical cancer. It does not increase your risk of cervical cancer. Okay. Like I said, cervical cancer, 80 to 90% of the cases are associated with HPV virus, which is associated with unsafe sexual hygiene. हाँ जी. Having multiple sexual partners, having unsafe sex, not using barrier contraception, smoking, a lot of children at a very early age. So all these things, they put you at the risk of cervical cancer, not having a hormonal imbalance or irregular cycles. But yes, you need to get that checked also. Maybe you are harboring some other problem, but most of the times it is benign, it is innocent. ओके. Yeah. और एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे आजकल 15 to 16 years की एज में फीमेल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स. Right. अर्ली प्रेगनेंसीज फेस कर रहे हैं. मतलब इंडिया में तो आई गेस अभी भी मतलब थोड़ा कम है, बट बाहर बहुत ज़्यादा ये चीज़ है. Right, and I think this is a very important issue which needs to be discussed because it is unhealthy from numerous point of views. Not just that it puts you at a risk of cervical cancer. Secondly, it puts you at the risk of sexually transmitted other infections. There are a lot of other bacterial infections that you can get because of maybe an affected partner who is transmitting you the disease. Thirdly, getting pregnant in the teenage or at a very early age puts you at the risk of bad pregnancy outcomes, abortions, because you yourself are not mature enough to handle a big thing like pregnancy. So yes, I think it is very important to spread out this information that how important it is to choose your partner carefully,
to choose your habits carefully so that you don't suffer in the long run. जी जैसे आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे सर्वाइकल कैंसर के, वो साइकोलॉजिकली मेंटली कैसे डील करते हैं, आप उनकी कैसे हेल्प करते हो साइकोलॉजिकली डील करने में, क्योंकि दे आर गेटिंग अ लॉट, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो फिर हाउ डू यू हेल्प देम? तो कैंसर तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्कैरी डायग्नोसिस है और किसी को भी ये न्यूज़ ब्रेक करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. गुड थिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर इज़ कि इवन इन लेट स्टेजेस, जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जैसे मैं बताया कि काफ़ी घबरा जाते हैं और दे आर जस्ट अशेम्ड कि उनको ये हो गया है, हम अपने बच्चों को कैसे बताएं. So when they present, they are already in stage 2, stage 3, but even in advanced stages, मतलब stage 3 तक के भी कैंसर 100% क्योर किए जा सकते हैं. मतलब if 100 people present to us with advanced cervical cancer, उसमें से 80% पेशेंट्स कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं इवन विद कीमो रेडिएशन. सो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है. तो हम पेशेंट को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर अर्ली स्टेज है तो आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यू विल गो ऑन टू लिव अ हेल्दी लाइफ. अगर थोड़ा एडवांस स्टेज भी है तो इन दैट केस वी टेल देम दैट इफ़ यू कंप्लीट योर ट्रीटमेंट प्रॉपरली, इफ़ यू ट्रस्ट द डॉक्टर, ट्रस्ट द हॉस्पिटल, देन ऑल्सो यू विल गो ऑन टू लीड अ गुड लाइफ. मतलब येस द लाइफ स्पैन माइट बी स्लाइटली रिड्यूस्ड, बट वो इमीडिएटली ब्रेक करना पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता है. एंड यू टू टेक इट इन अ स्टेप वाइज मैनर, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट के पास एक अच्छा फैमिली सपोर्ट है. द पेशेंट इज़ नॉट अलोन व्हेन यू आर ब्रेकिंग दिस इन्फॉर्मेशन. Young patients जो आते हैं, you make sure they have a partner with them or they have their parents, because it is very difficult for a person alone to handle such kind of information. True. Other thing is जो young patients हैं जो बहुत early problem के साथ आ रहे हैं, young से मेरा मतलब है maybe they are 35-40 but उनकी family completed है and unfortunately they have developed this condition but it is of very early stage. तो उनका concern होता है सर्जरी करेंगे इतना बड़ा scar आ जाएगा, I don't want that, मैं 6 महीने बेड से नहीं उठ पाऊंगी. So we have minimally invasive techniques, हमारे पास robotic technology है. हाँ जी. So I'm also a robotic surgeon, so we are doing keyhole surgeries. So you have very small incisions, maybe 6 mm, 8 mm, 3-4 incisions like that, and the patient undergoes a very painless, bloodless surgery and goes home within 2 days. Okay. So वो part भी patient का जो post operative period है वो cut short हो जाता है and they go home happy. So we have all the things today to help the patients. They just have to come to the doctor. Okay मैम, एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि जैसे सर्वाइकल कैंसर के साथ जो पेशेंट्स हैं उनकी आप हेल्प करते हैं थ्रू कीमोथेरेपी, उसको अवॉइड करने के लिए जैसे आजकल वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा लोग अवेयर किया जा रहा है. इवन पूनम पांडे वाली जो क्रिक वायरल हुई थी काफ़ी, उसके बाद तो वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में लोग अवेयर हुए हैं. तो वैक्सीनेशन किस टाइप की होती है, क्या मतलब कौन सी एज में लड़कियों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, उसके बारे में एक बार बताइए. हाँ, उनका तो काफ़ी एक्सट्रीम था जो उन्होंने किया, बट आई थिंक इट रियली हेल्प्ड समवेयर और द अदर. इट डिड हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. दूसरा जो आपने पूछा है वैक्सीनेशन, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस कि all females between the age of 9 to 45 years, yes 45 years, you can take this vaccine. Ideally age group है 9 to 14 years. When the girl is sexually inactive, you take 2 doses, one today, one after 6 months, and it is providing almost 99 to 100% of protection against HPV related cancers. Okay. And if you are beyond the age of 14 years but less than 45, then you can take 3 doses of same. Definitely after exposure या after some condition, pre-invasive condition, the efficacy gets reduced, protection थोड़ा कम होता है, but it is definitely worth the shot. Okay. And it is not very expensive. It is available at most of the hospitals. It is absolutely safe. There are no side effects. So I think हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि जो बीमारी इसे ना लेने से होती है उससे ज़्यादा डरना चाहिए. तो उसको प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि आप वैक्सीनेट हो जाएं, and it is without any substantial risk. Okay. वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे अभी, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया कि वैक्सीनेशन महंगा है, क्या कराने की ज़रूरत है, इतने सालों से ऐसे चल ही आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वैक्सीन, आई रियली डोंट थिंक, सी 1 dose of Gardasil vaccine which we are advocating for our patients is costing 3,800 rupees.
So 2 doses of that, if you are below 14, and 3 doses will hardly cost you some 10,000, 15,000. It is much less than the lakhs of rupees that you will spend if at all you develop this condition, हाँ जी. I think. And secondly, even AIIMS is trying to work out a vaccination. It is called Sarvavec. I think it is already out. Okay. And it is just a single dose that you need to take. How So- much it costs? It costs, I think, around 2,000 rupees. Okay. So it is much cheaper, single dose. But I think there are some places where we need to let go of the cost unless and until it is like really expensive. And I think we are providing, even at government setups, free of cost. Vaccinations are being given, Okay. camps are being done. So in fact, even we are trying to hold a camp where we are trying to vaccinate females at a very subsidized cost. हाँ जी. So I think it is totally चलिए. worth it. मैम, हमारी फीमेल्स के लिए, हमारी जितने भी ऑडियंस हैं जो फीमेल्स हैं, उनके लिए एक मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे रिगार्डिंग फीमेल हेल्थ? As females, I think we ignore our health a lot. We are becoming more and more work oriented, family oriented. But one thing that we have to keep in mind, that it is very important for you to be healthy, to take care of your work and your family. And charity begins at home. Please be aware of your signs and symptoms. Please get yourself, your near and dear ones vaccinated. Stay safe and stay away from all kind of myths. Thank you so much. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अवेयर करने के लिए. एज अ फीमेल मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. और हमारी ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि हम नीचे नंबर फ्लैश करेंगे, तो फिर आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग फीमेल हेल्थ, रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो आज के लिए थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए. बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ.